Hello everyone, welcome back. In this video, we're going to discuss homeostasis. Basically, यहाँ पर हम लोग homeostasis के feedback mechanism या फिर elements of homeostasis ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, ये हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग एनाटॉमी जो होती है आपकी बॉडी की, किस तरीके से कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, किडनी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का बेस बनाने के लिए। देखिए, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कैविटी होती है, ठीक है। इस कैविटी को आप बोलते हो सीलोम या फिर सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी को डिवाइड करता है एक मसल जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम क्या करता है, सीलोमिक कैविटी को डिवाइड करता है दो हिस्सों के अंदर। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे आपका स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पेनक्रियाज और आपका लिवर वगैरह पड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी या फिर एब्डोमेन। एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला लास्ट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है, जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे पास जो किडनीज होती हैं वो कौन सी कैविटी में होती हैं? किडनीज आपकी पाई जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एक और चीज़ याद रखेंगे कि आपकी जो सीलोम है वो लाइंड होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर से जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक तरीके की एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जिनको नहीं पता, टिश्यू जो है हमारे पास चार टाइप के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू जिसका काम होता है लाइनिंग करना, ठीक है, कवरिंग करना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे पास तीन तरीके की जर्म लेयर्स होती हैं। हर टिश्यू एक जर्म लेयर से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू सारा का सारा मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसी तरीके से हमारे पास जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है वो बनता है मीजोडर्म से। लास्ट कौन सा बचा है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अलावा? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो तीनों जर्म लेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। तो एपिथेलियल टिश्यू से ही आपके पास पेरिटोनियम बनती है, और पेरिटोनियम जो होती है उसके दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। किस तरीके से? एक जैसे हमारे पास सीलोमिक कैविटी है, ठीक है। सीलोमिक कैविटी के अराउंड यहाँ पर जो लेयर होगी, ठीक है, बाहर की तरफ वो होगी पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, यानी कि बाहर वाली साइड में। सेकंड हमारे पास जो होती है अंदर की तरफ, अंदर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है। लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होगी, या फिर आपका स्टमक ले लो, स्टमक के ऊपर जो कवरिंग होगी, जितने भी ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग होगी, यानी कि अंदर इंटरनल वाली पेरिटोनियम, उसको बोलेंगे वेसरल पेरिटोनियम। वेसरल का वर्ड इंटरनल यानी कि अंदर वाला, डेलिकेट, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर्स हो गई। हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, एनाटॉमी थी हमारी ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद टॉपिक होम्योस्टेसिस है। तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस के अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहले आप बात करते हो थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन मैं आपको पढ़ाऊँगी बाद में। उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीशन, यानी जहाँ पे आप लोग नेफ्रॉन, किडनी वगैरह को पढ़ते हो। अब किडनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस के अंदर हमारे पास चाहे वो टेम्परेचर का मेंटेन होना हो, आयंस का सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी कि वाटर बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से जब वेस्ट का रिमूवल हो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं,
ठीक है। अभी अगर मैं बहुत आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूँ किडनी का, तो आई थिंक हम लोग ये बाद में करेंगे इंट्रोडक्शन टू किडनी, लेकिन पहले मैं आपको एक्सक्रीशन का बता दूँ। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल of waste material, removal of waste material from an organism's body is called excretion. excretion का सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है, कि भाई किसी भी वेस्ट मटेरियल को ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकालना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये वेस्ट मटेरियल बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड है जो आप इसके ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो, जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव होना बॉडी से, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन का फ़ायदा क्या है? एक्सक्रीशन का फ़ायदा क्या है? आपके पास पानी का बैलेंस रहता है बॉडी में, शुगर लेवल हो गई, कोई भी सॉल्यूट हो गया, कोई भी वेस्ट हो गया, यूरिया वगैरह, वो बॉडी से रिमूव होता रहता है। तो एक्सक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट की जब आप बात करते हो तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से जो आपके पास वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। तो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या हो गई? मेटाबॉलिक वेस्ट हो गई। इसी तरीके से रेस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो प्लांट के केस के अंदर ये गैसेस क्या है? हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है, इनको रिमूव करना उनकी एक्सक्रीशन है। एक और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना मेटाबॉलिक वेस्ट किसी सब्सटेंस की फॉर्म में रिलीज़ करता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स जो हैं अपना मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ प्लांट्स रबर प्रोड्यूस करते हैं। तो रबर बेसिकली हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होता है, लेकिन वो प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप देखोगे ये एक टॉपिक है आपके पास डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स करके, उसके अंदर मेरे ख्याल से ये टॉपिक है जहाँ पे उन्होंने मेटाबॉलिक वेस्ट लिखा हुआ है प्लांट का, और आपको प्लांट का नाम भी याद रखना है। तो रबर उनमें से एक एग्जाम्पल है। गम हमारे पास ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये तो हो गई प्लांट की बात। जब आप एनिमल की, चलो स्पेसिफिकली अगर आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन के केस के अंदर हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है अमोनिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर अमोनिया रिलीज़ होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर यूरिया रिलीज़ होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड होता है। ये तीन हमारे पास मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है। अभी क्या होता है, आप ह्यूमन बॉडी की बात करो, ह्यूमन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अगला टॉपिक है।